नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन आवर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है इनसाइट्स के डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी की समरी। 12 अगस्त 2020 का सेशन है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सेशन की शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी के टॉपिक से। आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो माउंट सिनाबंग है उसमें हाल फिलहाल में इरप्शन हुआ है। माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया में एक आइलैंड है, सुमात्रा के नॉर्थ सुमात्रा में एक वोल्केनो है माउंट सिनाबंग, वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। माउंट सिनाबंग जो है दोस्तों रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ना सिर्फ ये माउंट बल्कि पूरा का पूरा जो इंडोनेशिया है, मोस्ट ऑफ द इंडोनेशिया माउंट रिंग ऑफ फायर में आता है। एक बार अगर इसकी लोकेशन पे ध्यान दिया जाए तो जैसे कि दोस्तों आप इस स्लाइड में देख सकते होंगे, ये है पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर। आप ये देख सकते होंगे कि पैसिफिक ओशियन में ये रिंग ऑफ फायर सिचुएटेड है और ये न्यूजीलैंड से शुरू होती है और इधर पेरू तक चिली तक ये चलती है। तो इस तरीके से दुनिया के जो 75% एक्टिव वोल्केनोज हैं, दुनिया के वोल्केनोज 75% वोल्केनोज सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में सिचुएटेड हैं। इतना ही नहीं, दुनिया में जितने अर्थक्वेक्स आते हैं उनमें से 90% अर्थक्वेक सिर्फ और सिर्फ रिंग ऑफ फायर में ही ओकर होते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो पूरा एरिया है बहुत ज़्यादा डेंजरस एरिया है। और अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इंडोनेशिया कंट्री दिखाई देगी और ये जो इंडोनेशिया है इसका जूम इन मैप ये यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा आइलैंड में एक वोल्केनो है जिसका नाम है माउंट सिनाबंग और यहाँ पर हाल फिलहाल में इरप्शन देखा गया है। अगर इसी इरप्शन की बात की जाए दोस्तों, तो 400 सालों तक ये वोल्केनो इनएक्टिव था, इसमें कोई हलचल नहीं हुई थी। फिर 2010 में अचानक से इस वोल्केनो में इरप्शन हो जाता है और इसके 10 साल बाद यानी 2020 में फिर से इस वोल्केनो में इरप्शन देखा गया है। बैकग्राउंड ये है दोस्तों कि इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर में सिचुएटेड है। रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोला जाता है और ये एक ऐसा एरिया है जो पैसिफिक ओशियन में स्थित है। यहाँ पर क्या है कि आपको एक्टिव वोल्केनोज दिखाई देंगे, इसी एरिया में आपको फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स भी महसूस होंगे। तो रिंग ऑफ फायर में ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में जितने वोल्केनोज हैं उनका 75% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ रिंग ऑफ फायर में आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही 90% अर्थक्वेक्स भी रिंग ऑफ फायर में ही आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर बात की जाए कि वोल्केनोज इरप्ट क्यों होते हैं, तो दोस्तों वोल्केनो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक है एक्टिव, जैसे भारत का बैरन आइलैंड, यहाँ पर जो वोल्केनो है वो इकलौता एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का। 2018 में वो अभी हाल फिलहाल में उसमें इरप्शन देखने को मिला था। दूसरे वोल्केनोस आते हैं वो है डोरमेंट की कैटेगरी के। ये जो वोल्केनो है इनमें हाल फिलहाल में कोई इरप्शन नहीं देखा गया है, लेकिन पूरी संभावना रहती है कि इन वोल्केनोज में इरप्शन कभी भी हो सकता है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो वे वोल्केनोज होते हैं जो 10,000 सालों तक जिसमें कोई हलचल नहीं होती। तो 10,000 सालों तक ये वोल्केनो जब इनएक्टिव रहते हैं तो मान लिया जाता है कि ये वोल्केनो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब इन वोल्केनोज से कोई खतरा नहीं है। अब अगर बात की जाए दोस्तों कि इरप्शन होता कैसे है, इरप्शन तब होता है जब मैग्मा जो धरती के अंदर बहता हुआ सब्सटेंस होता है, ये इसका निर्माण होता है। जब मैग्मा का निर्माण होता है और ये जो मैग्मा है बह के अर्थ के क्रस्ट पे आ जाता है और वहाँ से जब धरती के बाहर निकलता है तो इसी को माना जाता है कि वोल्केनो इरप्शन हुआ है। ये मैग्मा जो है जब मेंटल जो यानी धरती की जो दूसरी लेयर है जब वो मेल्ट होती है, वो पिघलती है, तो उसके पिघलने से मैग्मा का निर्माण होता है और वो सरफेस पे आ जाता है, जिस वजह से कहा जाता है कि वोल्केनो अब इरप्ट हो गया है। अब मैग्मा क्या होता है दोस्तों कि सॉलिड रॉक के कंपैरिजन में ये हल्का होता है, लाइटर होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये वेंट में यानी जो वोल्केनो है इस तरीके का, यहाँ पे इस एरिया को बोला जाता है वेंट, यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो मैग्मा है लाइटर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड रॉक्स, इसलिए धरती के वेंट से ये बाहर निकल जाता है और इसी के बाद ये इरप्ट हो जाता है और इरप्ट होने के बाद इस मैग्मा को लावा बोला जाता है। अब बात की जाती है कि एक्सप्लोजिव होते हैं या नहीं होते, यानी सारे के सारे वोल्केनोज में धमाका होता है या नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे भी वोल्केनोज को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक प्रकार के वोल्केनो वो होते हैं जो आराम से इरप्ट हो जाते हैं,
ठीक है, जिसमें से लावा आराम से बहने लगता है। दूसरे वोल्केनो वो होते हैं जिसमें से अचानक से धमाका होता है और लावा की इस तरीके से बौछार होने लगती है, तो इनको बोला जाता है एक्सप्लोजिव और नॉन एक्सप्लोजिव वोल्केनोज। तो दोस्तों इनका रीज़न क्या है? मैग्मा जब रनी होता है, पतला होता है, तो गैसों को बाहर निकलने की जगह मिल जाती है। तो जब गैसेस को बाहर निकलने की जगह मिल जाती है, एस्केप करने की जगह मिल जाती है, तो इसके एरिया में यानी गैसेस की वजह से प्रेशर नहीं बन पाता है। अब जब गैसेस की वजह से प्रेशर नहीं बनेगा तो जो लावा होता है वो आराम से वोल्केनो से बाहर इरप्ट हो जाता है, ठीक है, ये ज़्यादा तबाही नहीं मचाता है। अब अगर दूसरी बात की जाए तो इरप्टेड वोल्केनो जिसमें धमाका होता है, एक्सप्लोसिव वोल्केनो, उसमें क्या होता है कि जो मैग्मा होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, डेंस होता है, तो गैसेस जो है उनको एस्केप करने की जगह नहीं मिल पाती है। अब इस वजह से क्या होता है कि जो वेंट होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है, लगातार यहाँ पे दबाव बनने लगता है। नीचे से जब ऊपर की तरफ प्रेशर बनता है तो अचानक से होता क्या है कि एक सिचुएशन ऐसी आती है जब ये जो दबाव है ये एक्सट्रीम हो जाता है और फाइनली यहाँ पे एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से दो प्रकार के यहाँ पर वोल्केनो होते हैं, एक है एक्सप्लोजिव और दूसरा है नॉन एक्सप्लोजिव वोल्केनोज। तो ये सब था दोस्तों वोल्केनो के बारे में। अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है रिलेटेड टू जीएस पेपर 2। पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक है और ये टॉपिक रिलेटेड है असम अकॉर्ड से। असम अकॉर्ड में बहुत लंबे समय से बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था क्लॉज 6 और इसी को लेकर के डेवलपमेंट हुई है। अब अगर बात करें दोस्तों कंटेक्स्ट की, तो कंटेक्स्ट क्या है कि 2019 में पिछले साल होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी के हेड थे बिप्लब कुमार शर्मा, ठीक है। तो इस कमेटी का सिर्फ एक मेजर गोल ये था कि असामीज पीपल को आपको डिफाइन करना है, किस पर्टिकुलर व्यक्ति को हम असामीज माने, किस व्यक्ति को असामीज नहीं माने, आपको ये डिफाइन करना है। और इसी के साथ ही आपको ये बताना है कि इन लोगों के जो अधिकार हैं, इनकी आइडेंटिटी है, इनको कैसे सेव किया जाए। तो ये दो मेन बातें थी जो इस कमेटी के द्वारा सुझाई जानी थी। अब होता क्या है दोस्तों कि फरवरी में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी, रिकमेंडेशंस पेश कर दी थी और इसमें बोला गया था कि आप असम अकॉर्ड के क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। अब ये जो क्लॉज 6 है बहुत लंबे समय से बोन ऑफ कंटेंशन यानी कबाब में हड्डी बन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और असम अकॉर्ड में असम लोगों के गले में फंसा हुआ है। अब अगर बात की जाए दोस्तों तो क्लॉज 6 क्या बोलता है, इससे पहले एक नज़र हम डाल लेते हैं असम अकॉर्ड पे। असम अकॉर्ड है क्या? तो दोस्तों जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि असम के लोगों की पहचान कैसे हो, कौन व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसको असामीज कंसीडर किया जाए और किस पर्टिकुलर व्यक्ति को असामीज नहीं कंसीडर किया जाए, उसी से रिलेटेड है असम अकॉर्ड। अब ये क्या था दोस्तों, ये एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट था यानी MOS था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स ने और असम मूवमेंट के लीडर्स ने साइन किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस असम मूवमेंट के लीडर्स के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन होता है 15 अगस्त 1985 को और इसके बाद ये अकॉर्ड सेट होता है 24 मार्च 1971 को एज द कट ऑफ। अब अगर इसके क्लॉज 6 की बात की जाए दोस्तों तो क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड ये भी 1985 में साइन किया गया था। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि असम के लोगों के जो सोशल पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको किस तरीके से सेफगार्ड किया जाए, असम के लोगों का जो कल्चर है उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए क्लॉज 6 बात करता है। क्लॉज 6 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड प्रोवाइड कराए जाएं ताकि असम के लोग जो हैं उनका सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, कल्चर, हेरिटेज हर चीज़ को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और प्रमोट किया जाए। तो दोस्तों बेसिकली असम के लोगों का कल्चर और उनकी सोशल लिंग्विस्टिक अप्रोच और उनके हेरिटेज को प्रिजर्व करने की बात क्लॉज 6 के द्वारा की जाती है। अब अगर बात की जाए कि इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी है, तो इस कमेटी के द्वारा कई रिकमेंडेशंस हैं जिसके द्वारा ये बताया गया है कि असामीज पर्सन को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये जो रिकमेंडेशन है ये बोलती है कि जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं हु आर पार्ट ऑफ, आपको इसमें दो चीज़, एक ही चीज़ मेनली याद रखनी है, वो है 1 जनवरी 1951, इसको बेस ईयर बताया गया है। तो 1 जनवरी 1951 से पहले या इस दिन से लेकर आज तक
कोई भी असामीज कम्युनिटी जो असम की टेरिटरी में रह रही है उसको हम असामीज पर्सन मानेंगे, यानी 1 जनवरी 1951 आपको याद रखना है। दूसरा यह है कि कोई भी इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी? ट्राइबल कम्युनिटी जो असम में 1 जनवरी 1951 या इससे पहले से रहती आई है उसको हम असामीज पर्सन मानेंगे। इसी के साथ ही कोई भी इंडिजिनस कम्युनिटी अगेन 1 जनवरी 1951 से लगातार रह रही है या इससे पहले से रह रही है असम की टेरिटरी में, उसको हम असामीज पर्सन मानेंगे। इसी के साथ ही ऑल अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बाकी भारत के जितने भी सिटीजन हैं, अगर वो असम की टेरिटरी में 1 जनवरी 1951 या उससे पहले से रह रहे हैं तो उन सभी सिटीजन्स को असामीज पर्सन कंसिडर किया जाएगा। इसी के साथ ही ऊपर की जितनी भी कैटेगरीज बताई गई हैं, इनके जितने भी वंशज हैं इनको भी असामीज सिटीजन माना जाएगा, असामीज पर्सन माना जाएगा। तो दोस्तों 1951, 1 जनवरी 1951, अब ये जो शर्त रखी गई है इसको इम्प्लीमेंट करके अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये जो रिकमेंडेशंस है इनका इम्पैक्ट क्या होगा। तो दोस्तों क्लॉज 6 जो है ये बोलता है कि असामीज लोगों को कुछ सर्टेन सेफ गार्ड दिए जाएंगे, उनको कुछ पर्टिकुलर रिजर्वेशंस दिया जाएगा और वो रिजर्वेशन सिर्फ असामीज लोगों के लिए होगा। उनका लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनकी हेरिटेज, हर चीज़ को सेफ रखने की गारंटी क्लॉज 6 के द्वारा दी जाएगी और ये उन सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो 1951 से पहले, 1 जनवरी 1951 से पहले असम में रहने लगे थे। तो दोस्तों अब होता क्या है कि कई सारे लोग जो हैं 1951 से 1971 के बीच में माइग्रेट करके इंडिया में आए हैं। अब चाहे दोस्तों 2 जनवरी 1951 ही क्यों ना हो, 2 जनवरी अगर हो जाता है तो उस बीच में अगर कोई व्यक्ति माइग्रेट इंडिया में एंट्री करता है तो उसको असम के सिटीजन के रूप में तो माना जाएगा, लेकिन उनको ये सारे सेफ गार्ड्स नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों क्लॉज 6 बोलता है कि अगर रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो सभी लोग जो 1951 से लेकर 1971 के बीच में माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे, इनको इंडियन सिटीजन का दर्जा तो दिया जाएगा, लेकिन इनको वो सारे सेफ गार्ड्स नहीं मिलेंगे जो असामीज पीपल को दिए जाने हैं। अब अगर इन्हीं सेफ गार्ड्स की बात की जाए दोस्तों तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, जो असम की असेंबली की सीट्स हैं और लोकल जो बॉडीज़ हैं, उन सभी में 80 to 100% रिजर्वेशन असामीज पीपल के लिए रखा गया है। दूसरी बात यह है कि असम जो स्टेट है वहाँ पे जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेमी सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी जॉब निकलती है उनका 80 से 100% ग्रुप सी और डी लेवल का सिर्फ और सिर्फ असम के लोगों के लिए ही रिजर्व होगा। इसके बाद जो भी गवर्नमेंट ऑफ असम की जितनी भी जॉब निकलती हैं उनमें 80 to 100% जो भी जॉब होंगी असम के लोगों के लिए होंगी, ठीक है। और प्राइवेट पार्टनरशिप में 70 से 100% वैकेंसीज पे हक सिर्फ और सिर्फ असम के लोगों का होगा। इनको लैंड राइट दिए जाएंगे और ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये इम्पोज कर दी जाएगी ताकि वो किसी भी बाहरी व्यक्ति को लैंड ट्रांसफ़र करने से पहले इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को गौर से देखा जाए। यानी कि अगर असम के पर्सन का असामीज टू असामीज अगर आपको लैंड ट्रांसफ़र करनी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन असामीज टू नॉन असामीज अगर आपको लैंड ट्रांसफ़र करनी है तो उस पर कई सारी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। इसी के साथ ही कई सारी और रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं जो कि लैंग्वेज, कल्चर और सोशल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो दोस्तों ये सब था अकॉर्ड के बारे में, असम अकॉर्ड और क्लॉज 6 के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आशा करती हूँ हमारे आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। इफ़ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।